आज जब मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हैं। इस खबर को सुनकर ही मैं अंदर तक हिल गया हूँ। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास की बिल्कुल भयावह घटना है, जब एक मासूम बच्ची की उसी के परिजनों ने हत्या करके खेत में उसे जला दिया। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में ऑनर किलिंग की ये सबसे बड़ी घटना है। ये घटना हुई है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले भिंड में। भिंड का एक छोटा सा कस्बा है दभोह, जिसमें एक प्रेम कहानी शुरू होती है साक्षी यादव और निखिल कौरव की। स्कूल में पढ़ने वाले ये दोनों मासूम बच्चे प्रेम में ऐसे पगला जाते हैं कि एक दूसरे को छोड़ने को भी तैयार नहीं हैं। और इस कहानी का अंत होता है साक्षी यादव की मौत के साथ। मैं पूरी स्टोरी आपको आज बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाता हूं उस मासूम बच्ची का चेहरा। कितनी मासूम साक्षी यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए आप उसका चेहरा। ये साक्षी यादव है, जिसके पिता का निधन हो चुका है। मां के साथ भिंड जिले के दबोह के पास ये रहती है और दबोह कस्बे के एक स्कूल में ये पढ़ने आया करती थी, जहां इसका सहपाठी है निखिल कौरव, जिससे ये प्रेम करने लगी। और इस कदर प्रेम में डूबी कि लगातार अपने परिजनों से हाथ पैर जोड़ती रही कि मेरी शादी निखिल से करा दीजिए। निखिल के परिजन सब तैयार थे, लेकिन इसी बीच में इतनी बड़ी घटना हो गई है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2022 में जब ये बच्ची 18 साल की पूरी नहीं हुई थी, तब 1 सितंबर 2022 को ये बच्ची घर से भाग गई। ये भिंड जिले के दभोह से घर से भागी थी, लेकिन परिजनों ने वहीं से षड्यंत्र की शुरुआत की। वहां दभोह थाने में एफआईआर कराने के बजाय इसके भागने की एफआईआर ग्वालियर के सिरोल थाने में कराई गई, क्योंकि वहां थाना प्रभारी इनके परिजनों के कहीं परिचित माने जा रहे थे। 4 सितंबर 2022 को इसकी लापता होने की एफआईआर कराई गई और 14 सितंबर 2022 को पुलिस ने इस बच्ची को बरामद भी कर लिया। बरामद करने के बाद इस बच्ची ने पुलिस में बयान दिए कि मुझे मेरे ही परिजनों से जान का खतरा है। मैं अब परिवार में जाना नहीं चाहती हूँ। मैं 18 साल की होने वाली हूँ और मैं निखिल से शादी करना चाहती हूँ। पुलिस इस बच्ची को लेकर ग्वालियर जिला न्यायालय में पहुंची, जहां इस बच्ची ने धारा 164 के तहत बयान दिए कि उसे अपने ही परिजनों से जान का खतरा है, वो अपने घर में लौटना नहीं चाहती है, उसकी जान की सुरक्षा की जाए। चूंकि बच्ची नाबालिग थी, 18 की पूरी नहीं हुई थी, ग्वालियर न्यायालय ने इस बच्ची को बाल निकेतन में भेज दिया। बाल कल्याण समिति ग्वालियर में को इसको सौंप दिया गया, लेकिन यहीं से षड्यंत्र की शुरुआत हो गई और ग्वालियर कोर्ट को बगैर बताए ग्वालियर बाल कल्याण समिति ने इस बच्ची का ट्रांसफर ग्वालियर से मुरैना कर दिया। साक्षी यादव 7 महीने तक महिला निकेतन मुरैना में रही और वो अपनी बात पर भी अडिग रही कि वो प्रेम करेगी, शादी करेगी तो निखिल के साथ ही करेगी। इस दौरान परिवार के लोग उसको लगातार समझाते रहे और उसके कई ऑडियो भी निखिल ने पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें परिजन जब वो महिला निकेतन में थी तब मोबाइल पर उसको समझा रहे हैं कि यदि तुमने निखिल का साथ नहीं छोड़ा तो या तो वो निखिल को मार देंगे या वो साक्षी का मर्डर कर देंगे। ये तमाम सारे ऑडियो भी पुलिस को सौंपे गए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। मैं बता दूं कि लगभग 7 महीने महिला निकेतन में रहने के बाद 19 अप्रैल 2023 को जो डबरा में साक्षी के मामा मामी रहते हैं, मामा का नाम राजकुमार यादव बताया जाता है और मामी का नाम जूली यादव बताया जाता है, ये दोनों मुरैना पहुंचे और इन्होंने वहां निवेदन किया कि वे साक्षी को 15 दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। किस तरह बगैर कोर्ट की अनुमति के, बगैर किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के, वो जो बाल निकेतन है उसने साक्षी यादव को 15 दिन के लिए मामा मामी को सुपुर्द कर दिया और लिखवा के भी लिया कि वो ग्वालियर जिले के बाहर इसको लेकर नहीं जाएंगे। 5 मई 2023 को साक्षी को वापस इसी बाल निकेतन में लौटना था, लेकिन इसके पहले 4 तारीख को मामा मामी ने इस साक्षी यादव को उसकी मां और उसके परिजनों को सौंप दिया, जैसा उसने पुलिस को बताया है। और 5 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में साक्षी यादव की मौत हो जाती है और उसे गांव के ही खेत में जाके जला दिया जाता है। इसकी सूचना जब 8 तारीख को निखिल कौरव और उनके परिजनों को मिलती है तो निखिल कौरव और उनके परिजन थाने पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं
कि साक्षी को मार डाला है और उसे जला दिया है। किस तरह से निखिल कौरव इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं, किस तरह न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सुनिए। कल ग्वालियर में जब हमने निखिल कौरव से बात की है तो उन्होंने इस पूरे मामले में हमें क्या बताया। निखिल प्रताप सिंह। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि एक लड़की की हत्या कर दी गई है। मैं उसकी जांच के लिए मदद की गुजारिश कर रहा हूँ। आपका क्या रिलेशन उस पर? मेरा रिलेशन है, हम आपस में मित्रवत संबंध थे, हमारी बातचीत होती थी। पूरी घटना क्या है ये वो बताया जा रहा है कि पहले वो घर से भाग भी गई थी, वो शायद आपके साथ थी जब नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता चला 1/9/2022 को कहीं वो गुमशुदा हो गई है। तो फिर बाद में पता चला 14/9/2022 को बरामद की गई लड़की। तो उसने बताया कि मैं तो कहीं अपने मन से गई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट की हुई है, तो मेरा नाम संदेही के रूप में लिखाया गया। तो लड़की के बयान ले गए तो लड़की ने मेरी मना कर दी कि मेरा कोई साथ नहीं है, तो उसे बाल निकेतन भेजा गया। तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि उसकी हत्या हो गई है? दावा ऐसे कर सकते हैं जब तक वो 6 महीने 8 महीने बाल निकेतन में रही है, ना ही बीमार हुई है, ना ही कुछ हुई है। और अगर उसका बताया जा रहा है कि उसका इलाज माँ कैला देवी हॉस्पिटल ग्वालियर में चल रहा था, तो उसका खुद का हॉस्पिटल है, तो वहाँ क्यों नहीं चला? ये हत्या हो गई है कैसे कह सकते हो? हत्या ऐसे हुई है कि 4 तारीख को रात में हम लोगों को पता चला कि अगर हत्या नहीं की थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों करवाया? उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है? उसके घर के पीछे खेत में। उसके कोई प्रमाण है वहाँ, कुछ फोटोग्राफ्स या कोई प्रमाण हो आपके पास? देखो, आप पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ कि यदि किसी के मामले में भी हत्या का मामला है तो कोई प्रमाण चाहिएंगे पुलिस को। तो प्रमाण क्या है वो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ। केवल साक्ष्य ये हैं कि एक इस तरह का माहौल लग रहा है आपको, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, लेकिन उससे सजा तो होगी नहीं उनको। जब तक साक्ष्य नहीं मिलेंगे कि इस लड़की की मौत हुई है, मारी गई है, जब तक कैसे मतलब इसको मर्डर में बदला जा सकता है ये केस? तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि लड़की बीमार चल रही थी, है ना, तो ना तो उसका उन्होंने बताया माँ कैला देवी हॉस्पिटल मिला, ना ही उसमें फ़ोटोज है CCTV कैमरे में उसमें भी गुमशुदा आए, पता ही नहीं है कहाँ चली गई ये फ़ोटोज़, और ना ही कोई पोस्टमार्टम, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे मारकर तुरंत रात में ही क्यों जला दिया? आपका इससे परिचय कब हुआ? क्या नाम है बच्ची का? साक्षी यादव। साक्षी यादव। हाँ। कब परिचय हुआ इससे आपका? हम लोग साथ में पढ़ते थे 10th से। कहाँ पे? दबो में। हाँ। तो क्या वो आपसे प्रेम करती थी? हाँ, हम लोगों की पहले बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे आपस में प्रेम भी बढ़ गया। अच्छा। हाँ जी। तो क्या शादी क्यों नहीं हो पाई? वो नाबालिग थे हम लोग, तो हमने मना भी किया अभी शादी तो नहीं हो सकती है। तो उसने बताया कि अगर शादी नहीं हो सकती तो अभी सगाई तो हो सकती है। तो हमने कि ठीक है, तो अपने घर वालों से बात कर लो, अगर वो मान जाए तो हो जाएगा। तो उसने अपनी मम्मी वगैरह से बात करना चाही तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया। आपके परिवार वाले तैयार थे? नहीं, मैंने अभी बात ही नहीं की थी, पहले ही उसने ही अपने घर पे बात की थी। उसकी जो मौत हुई है उसकी सूचना आपको किसने दी? मुझे गांव वालों द्वारा पता चली है। कौन से गांव के? संसीगढ़। उन्होंने बताया आपको? हाँ। कितने बजे दाह संस्कार हुआ है उसका? रात को 2 बजे। तो दाह संस्कार में कौन कौन शामिल था? आप इसकी मौत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? मैं उनके घर वालों को जिम्मेदार मानता हूँ, चाचा चाची और दादाजी को। नाम बताइए। दादाजी का नाम है लाखन सिंह यादव, और चाचा का नाम है अमित यादव, अक्कू यादव, अरुण यादव और करू यादव। ये चारों वहाँ थे उस समय? चारों वहाँ थे। आपके आवेदन में लिखा कि कुछ लोग फरार भी हैं? हाँ, मुझे पता चला रात में कि लड़की को मारकर उसे जला दिया है, तो मैंने आवेदन दिया। तो आवेदन से टीम पहुंची तो वहाँ पे सभी लोग फरार बताए जा रहे थे। आप लोग लौटे कि नहीं लौटे अभी तक गांव में? नहीं, अभी तो कोई पता नहीं है, शायद अभी भी नहीं लौटे हैं। अब चूँकि अब वो उसकी मतलब मौत भी हो गई है और अब शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब महिला की डेथ हो गई उसकी। अब आप किस तरह का न्याय चाहते हो, क्या चाहते हो? आपकी मतलब आपका अहम क्या है? इस लड़ाई को किस तरह से लड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अन्याय हुआ तो उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। प्रमाण भी तो चाहिए इंसाफ के लिए। प्रमाण भी चाहिए। तो सर, पहली बात तो ये है, अगर लड़की की मौत आसमय खुद हुई तो उसे पहले अगर बताया जा रहा है कि वो बीमार थी, इसके दर्द हुआ पेट में, तो दर्द हुआ, दर्द होने के बाद पोस्टमार्टम तो भी कराया जाता है मरने के बाद, तो ना ही पोस्टमार्टम हुआ है। और ठीक है, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है तो रात को 2 बजे को जला है, सुबह भी तो जला सकते थे गाँव वालों के सामने।
आपका परिवार आपके साथ है इस पूरी लड़ाई में? हाँ जी, पूरा परिवार आपका साथ दे रहा है? कहाँ तक लड़ोगे इस लड़ाई को? जब तक उसे न्याय नहीं मिले जब तक लड़ता रहूँगा। जैसे अभी पुलिस यदि आपकी सुनवाई नहीं कर रही है हाँ, तो अब आप क्या करोगे? तो मैं और आगे जाऊँगा, कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा न्याय दिला के न्याय रहोगे? दिलाने के लिए। सुना आपने, निखिल कौरव का साफ साफ कहना है कि वो इस लड़ाई को पहले पुलिस के समक्ष और यदि न्याय नहीं मिला तो न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि मैंने साक्षी से प्रेम किया है, मैं साक्षी को न्याय दिलाकर रहूंगा। इस संबंध में निखिल के जो पिता हैं मलखान सिंह कौरव, वो भी अपने बेटे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में उन्होंने हमसे बात की और उनका साफ कहना है कि हम इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। बेशक हमें जिंदा ये बच्ची नहीं मिल पाई जिसे वो अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन मरने के बाद भी वो अपनी इस होने वाली बहू जो नहीं हो पाई उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम सुनाते हैं निखिल के पिता ने किस तरह से अपना दर्द बयां किया। जी, मलखान सिंह कौरव, कहाँ रहते हो आप? अंधियारी नंबर 2, थाना दमोह, तहसील लाहौर। क्या घटना क्या है पूरी? ये घटना श्रीमान जी, साक्षी यादव नाम की लड़की है, वो मेरे लड़के के साथ पढ़ती थी। एक दो बार उसने भी मदद की, कहा तो मेरी मदद करूं, तो मेरे घर वाले परेशान करते हैं तो मैंने मना कर दिया था। मैंने बेटा घर वालों से क्यों परेशान कर रहा है, घर वालों को समझाओ। ये चलता रहा। इसके बाद 6 महीने पहले लड़की घर से चली गई। घर वालों ने तंग किया तो घर से लड़की चली गई, तो उन लोगों ने मेरे लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवाई सरोल थाने ग्वालियर। जब लड़की 14 तारीख को बरामद हुई तो उसने 164 के बयान दिए उसके न्यायालय में, और लड़की ने बयान दिए कि मैं किसी के साथ भटके नहीं गई हूँ, मैं तो अपने स्वयं गई थी। तो उसने न्यायालय से मदद मांगी कि मैं घर जाएंगे खतरा है मुझे, इसलिए मुझे नारी निकेतन भेजा जाए। लड़की नारी निकेतन चली गई थी। अभी 19 अप्रैल को उसके मामा मामी वहाँ कैसे क्या करके उसको निकाल के ले आए, और 5 मई को लड़की को उपस्थित होना था CWC ग्वालियर में, जबकि उपस्थित ना होकर के 5 तारीख की रात को उसका मर्डर हुआ। रात को लाश जलाई गई उसकी, सुबह उसके साक्ष्य मिटा दिए गए। जब मैंने आवेदन दिया आलमपुर थाने में तो थानेदार ने आवेदन नहीं लिया। मैं SDO साहब पास गया, उनको आवेदन दिया, SP साहब को आवेदन दिया, IG साहब को आवेदन दिया। तो वहाँ पुलिस पहुँची, उसकी जगह देखी, उसके साक्ष्य भी लिए। साक्ष्य लिए? जी। जहाँ जलाई गई है उसके साक्ष्य लिए? जी, वहाँ से कुछ पट्टियाँ वगैरह उठाई हैं, तो फॉरेस्ट की टीम आई थी पुलिस, फॉरेंसिक की। जी। मतलब ये बात कंफर्म हो गई है कि उसका मर्डर हुआ और उसको वहाँ जलाया है? जी जी। मतलब मर्डर हुआ ये तो आप कह रहे हो? जी, अब रात को जलाना, 1 बजे के बाद जलाना क्या है, और फिर घर से भागना। जब पुलिस घर पे पहुंच रही है, घर पे कोई मिल नहीं रहा है। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक लड़ेंगे? जी, मैं जहाँ तक न्याय मिलेगा वहाँ तक जाऊँगा। तो ऐसा नहीं लगता कि जो अपनी बच्ची को मार सकते हैं, जला सकते हैं, जी, वो आपके बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है? हाँ, खतरा। उन्हें धमकियाँ दी हैं कि मैंने बच्ची को तो मार ही दिया है, अब मैं लड़के को नहीं छोड़ूंगा। पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि पूरे परिवार को भी खतरा कर। तो आपके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हो आप? सुरक्षा के लिए मैंने सर आवेदन दिया है। उसी गांव में रहते हो आप भी? नहीं जी, मेरा गांव वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है। केवल आवेदन से हो जाएगी सुरक्षा आपकी? जी सर, आवेदन से नहीं होगी, कोर्ट में भी लगाएंगे। सुरक्षा के लिए SP साहब को देंगे, IG साहब को देंगे, और भी आगे जाएंगे, आगे देंगे। कुल मिला के आप लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई लड़ाएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, निखिल और उसके पिता साक्षी को न्याय दिलाने की बात लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और यदि हाई कोर्ट जाना हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से वो साक्षी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, 8 तारीख को जब निखिल दमोह थाने में पहुंचा और उसने आवेदन दिया तो पुलिस ने साक्षी के गांव में रहकर पता लगाया, और जहां साक्षी को जलाया गया वहां की राख बरामद की गई है।
कुछ हड्डियां बरामद की गई हैं और उसके आधार पर फॉरेंसिक टीम जांच भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 महीने बाद भी पुलिस अभी तक केवल जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है, क्योंकि जितने साक्ष्य हैं, जो मुद्दे हैं, वो इतने ज्यादा ये संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं साक्षी की मौत हुई है। सबसे बड़ा ये मामला है कि जब न्यायालय ने इस साक्षी को बाल निकेतन को सौंपा था तो ग्वालियर बाल निकेतन ने उसको मुरैना में क्यों भेजा, और जब मुरैना को सौंपा था तो मुरैना ने साक्षी को किस आधार पर मामा मामी को सौंपा, और यदि मामा मामी को सौंपा तो मामा मामी ने बजाय बाल निकेतन को सौंपने के उनके परिजनों को क्यों सौंपा, और परिजनों के पास जब वो पहुंच गई तो उसकी हत्या की स्क्रिप्ट लिख गई। ऐसा लगता है कि परिजनों ने किस तरह से जो भी किया है, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन परिजनों ने जो थाने में जाके बयान दिया है वो ये दिया है कि 5 तारीख को साक्षी की अचानक तबीयत खराब हुई, उसे ग्वालियर के मां केला देवी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी मौत हो गई। यानी कि ये तो तय है कि मौत के बाद में यदि इस तरह से मौत हुई है तो इसको अंतिम संस्कार के पहले जिला न्यायालय को बताना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के आदेश पर उसे सौंपा गया था, कुछ नहीं बताया गया। उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, नहीं किया गया, और सारे सबूत खत्म करने के लिए साक्षी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बच्ची, मासूम बच्ची का जिस तरह से अंत हुआ है, उसके जो प्रेम का अंत हुआ है, वो निश्चित तौर पर भयावह और बहुत ज्यादा दहलाने वाला है। जिस तरह की घटना मध्य प्रदेश में हुई है, यदि ये घटना दिल्ली में हुई होती तो आज पूरे देश भर में इस घटना की चर्चा होती, लेकिन मध्य प्रदेश के छोटे से जिले भिंड में ये घटना हुई है और पुलिस इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, शासन प्रशासन से दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है साक्षी की चीखें कहीं ना कहीं हम तक पहुंचे हैं और हम इस मामले को पूरा आज आपके बीच में लाए हैं, जनता की अदालत में लाए हैं कि साक्षी को न्याय मिलना चाहिए। उसके जो प्रेमी हैं, प्रेमी के जो पिता हैं, वो तो इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। यदि वाकई में जो बाल आयोग है, यदि वो सामने आता है और साक्षी को न्याय दिलाने की बात करता है तो निश्चित तौर पर यह मामला आगे बढ़ेगा और आरोपी कटघरे में होंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।